Hello everyone, how are you? This is SVGMS Science classes for class 9th and it is our chapter number 6 टिश्यू। इससे पहले हम टिश्यू की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्रीवियस पार्ट्स में हमने प्लांट टिश्यू देखा था। पहले ब्रॉडली क्लासिफाई किया था। टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं और हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था और परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने पढ़ लिया था। तो एक बार फिर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो प्लांट के अंदर जितने भी प्रकार के टिश्यू होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? प्लांट टिश्यू कहलाएंगे। और प्लांट टिश्यू आपके मेनली दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था 3 तरह के सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ऐसे टिश्यू जिनमें सारी सेल्स कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होती रहती हैं। ये पौधे की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि ऐसे टिश्यू जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के जो रूट और शूट होते हैं, मतलब तना और जड़ होती है, उनकी एपेक्स पे पाए जाते हैं, उनके शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये रूट और शूट की लंबाई में वृद्धि करने में काम आते हैं। इसी तरह से हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा था, या हम इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? हमने देखा था कि हमारा जो प्लांट होता है, स्टेम होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। एक जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं, यहाँ पर आपके एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है आपके? नोड। तो नोड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उस स्थान को हम नोड कहते हैं। और जहाँ पर जो टिश्यू पाया जाता है इसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसी तरह से नोड और 2 इंटरनोड के बीच में जो जगह होती है ना, 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो प्लेस होता है, जगह होती है, स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। और इंटरनोड में किस तरह का टिश्यू पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम। इसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। और ये पौधे की जो तना होता है उसकी चौड़ाई में, उसकी गर्थ में वृद्धि करने में कार्य करता है, अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं और जब तना लंबा हो जाता है, जैसे ये शूट है ना, एपेक्स में कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये लंबा हो गया, ऊपर बढ़ गया, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम की टिश्यू थी, सेल्स थी, ये क्या हो जाएंगे? अब डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ये किसी दूसरे टिश्यू में बदल जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे फर्दर 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था वापस 3 तरह की सेल्स या 3 तरह के टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा या कोलेनकाइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्लेरेनकाइमा या स्लेरेनकाइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा जो है ये आपके जो लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं, जैसे हमने स्टेम का स्ट्रक्चर देखा था आपके एक बुक में, जो डायग्राम है स्टेम वगैरह के, उसमें हमने देखा था। ठीक है, LS और TS के बारे में मैंने बताया था। तो बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने के ये काम आता है। पेरेन्काइमा लूजली अरेंज सेल होती है, थिन इनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप की सेल्स होती हैं। देन साइटोप्लाज्म होता है। और देन फिर आता है हमारे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्टेम को और लीव्स को। क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और ये कहाँ जनरली पाया जाता है? जो बेस होते हैं, लीफ का जो बेस होता है, जैसे यहाँ पे कोई पत्ती निकल रही है, पल्विनस जिसको हम कहते हैं, उस जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे स्लेरेनकाइमा है, तीसरा टाइप है अपने स्लेरेनकाइमा, और ये आपके डेड टाइप की सेल होती हैं। हमने देखा था कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो लिविंग है, दीज आर लिविंग,
बट पेनिसिलिन सेल्स आर डेड सेल्स। किस तरह की सेल होगी है? डेड सेल होगी। जैसे कि आपके वो नारियल होता है, नारियल का हस्क, नारियल को आप छीलते हैं तो उसमें कुछ रेशे निकलते हैं, उनसे रस्सी वगैरह भी बनाई जाती है। तो वे क्या होता है? सेलेनिकाइमा होता है और ये डेड सेल्स होती हैं जो कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन के कारण ही ये बनती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, इनका फंक्शन देख लिया, पौधे में कहाँ पाए जाते हैं यह भी देख लिया। देन हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। आज हमें जो स्टडी करना है वह क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होंगे, फ्लोएम एंड जाइलम। मैंने पहले आपको बताया था, हर क्लास में आपसे पूछा है फ्लोएम का कार्य क्या है और जाइलम का कार्य क्या है। आप क्या मुझे फिर से बता पाएंगे फ्लोएम का कार्य क्या है? यस, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। और जाइलम जल को या वाटर को ट्रांसफर करता है, जैसे जल जैसे जाइलम। तो जल को कौन ट्रांसफर करेगा? जाइलम। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनके अंदर भी आपके वापस 4 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें एक ही तरह की सेल नहीं होती हैं, अलग अलग तरह की 3-4 तरह की सेल्स इनमें होती हैं, फ्लोएम में और जाइलम में। और हमने जितनी भी पढ़ी है सिंपल परमानेंट में या मेरिस्टेमेटिक में, पेरेन्काइमा में जितनी भी सेल होंगी सब एक जैसी होंगी, कोलेनकाइमा में जितनी भी सेल होंगी सब एक जैसी होंगी। तो हमने यहाँ पर इनका डायग्राम भी देखा था। पेरेन्काइमा सिंपल टाइप की सेल होती है, ठीक है। फिर ये बी में आपके आ जाता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर आपके जमाव पाया जाता है लिग्निन का, ठीक है। लिग्निन के जमाव के कारण ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इनके कॉर्नर कठोर होते हैं, पूरी सेल वॉल नहीं होती है, बस कॉर्नर्स पर इनका जमाव होता है, ठीक है। और ये टीएस था और ये एलएस था, हमने डायग्राम देखा। और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर था ये आपके स्लेरेनकाइमा का है जो कि डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। इसका भी एलएस और टीएस हमने देखा था। देन आपको यहाँ पर नीचे देखना है, इसके बाद एक्टिविटी 6.3 हमें पढ़नी थी। 6.3 एक्टिविटी में आपको देखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक अ फ्रेशली प्लग लीफ ऑफ रोयो। रोयो एक प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसकी जो क्यूटिकल होती है, मतलब ऊपरी जो परत होती है वो काफ़ी लचीली होती है और परतदार होती है, तो इसकी आसानी से ऊपरी परत निकल जाती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्लाइड बनाने के लिए। तो आपको क्या लेना है? रोयो प्लांट की एक लीफ लेनी है। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाई प्रेशर। अब क्या करना है? आपको उसको स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा खींचना है और उसको बीच में से तोड़ देना है। जैसे ये लीफ है तो इसको आप बीच में से ऐसे दबाकर प्रेस करके तोड़ देंगे। While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin project out from the cut। तो जब आप इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो कुछ जो पील होती है ऊपर, जो एक छिलका टाइप आपको दिखाई देता है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको आपको ऊपर ही रखना है ना, उसको प्रोजेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आपको रखना है। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। अब क्या करना है? वो जो पील आपको ऊपर दिखाई दे रही है, एक परत हल्की सी झिल्ली दिखाई दे रही है, उस पील को आपको थोड़ा सा निकाल लेना है, छोटा सा उसका टुकड़ा लेकर उसको पेट्री डिश में डाल देना है, जिसमें पहले से क्या होगा? आपके पानी भरा होगा। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन। अब उसके अंदर क्या डालना है? आपको सेफ्रेनिन डालना है। और आपको पता है, पहले हमने पढ़ा है सेफ्रेनिन क्यों डालते हैं? स्टेन करने के लिए। उसके सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं या सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उनको स्टेनिंग करना ज़रूरी होता है, उनको कलर देना ज़रूरी होता है, तभी वो माइक्रोस्कोप में हमें ठीक से दिख पाती हैं। तो ये आपके हो गए स्टेनिंग। सेफ्रेनिन से हम प्लांट सेल को स्टेन करते हैं और मिथाइलिन ब्लू से हम एनिमल सेल को स्टेन करते हैं। देन वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट इनटू अ स्लाइड। स्लाइड को, सेल को स्टेनिंग करने के बाद आपको उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? स्लाइड पर। जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। और उसके बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप आपको डाल देनी है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और उसके बाद एक माइक्रोस्कोप के नीचे आपको उसको देखना है। देन
आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम दिखाया गया है। माइक्रोस्कोप में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है और इसमें आपको जो ये लिप्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करती हैं, स्टोमेटा फॉर्मेशन करती हैं। प्लांट्स में स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स की लोअर सरफेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे स्टेम में भी हो सकते हैं स्टोमेटा, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ होते हैं, लीफ में, और लीफ में भी कहाँ, लोअर सरफेस में। What do you observe is the outermost layer of cell called epidermis। तो आपने जो वो रोइयों की लीफ से एक परत निकाली है वह क्या है, वह एपिडर्मिस है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपकी लीफ बनी हुई है, ठीक है, और लीफ की जो सबसे ऊपरी परत होती है, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मिस। एक परत ऊपर होगी और एक परत नीचे होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। जो सबसे आउटर लेयर होती है स्किन की या प्लांट की लीफ की, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, इस तरीके से। The epidermis is usually made of a single layer of cell। एपिडर्मिस एक कंटिन्यूअस लेयर होती है और सिंगल टाइप की सेल से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, ड्राई हैबिटेट्स। ड्राई हैबिटेट्स का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पानी की समस्या होती है, पानी कम होता है, जैसे अगर डेजर्ट इलाका होता है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहाँ पर क्या होगा, जो प्लांट्स की लीव्स होंगी उनकी एपिडर्मिस क्या होगी, थोड़ी थिक होगी, मोटी होगी। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। तो जो प्लांट की पूरी सरफेस होती है, ठीक है, उसका स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, जड़, तना, पत्ती, कोई भी हो, हर जगह पर आपकी क्या पाई जाएगी, ये आउटर कवरिंग एपिडर्मिस पाई जाती है। आप किसी भी सेक्शन को काट के देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्टेम का सेक्शन देखा था यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्टेम का सेक्शन है और इसमें भी आपके जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको यहाँ पर लिखा गया है एपिडर्मिस, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो एपिडर्मिस आपके हर जगह पाई जाती है क्योंकि ये किसी भी टिश्यू की आउटर कवरिंग बनाती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करती है, प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनकी सुरक्षा करती है। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओपन secrete a waxy water resistance layer on their outer surface। और जो एपिडर्मल सेल होती है किसी भी प्लांट की, उसकी सतह पर, मतलब ये एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है। ये वैक्स मोम जैसा पदार्थ ये सिक्रेट करती है, उसकी एक लेयर बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। आपने देखा होगा कि पौधों की पत्तियों पर जब पानी गिरता है तो वैसे चिपकता नहीं है, वो उसके नीचे फिसल कर निकल जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर मोम की एक परत जम जाती है। मोम की परत से मतलब जैसे आपको पता है कि जो ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं वे पानी से दूर भागते हैं, पानी से नहीं चिपकते हैं, है ना। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्या है, एक वैक्स की परत है, मोम की एक परत है, ठीक है। इसमें सेल वगैरह नहीं होती है, इट इज कॉल्ड क्यूटिकल। तो यहाँ पर आपके जो बुक है इसमें से डायग्राम नहीं दिया गया है लीफ का, ये एक लीफ का सेक्शन है। आप जब लीफ को काटेंगे और उसका एक एलएस देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसमें सबसे ऊपर क्यूटिकल की परत होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, फिर पहली सेल लेयर होती है, इसमें लंबी लंबी सेल्स होती हैं जिनके अंदर जैसे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं
ये वास्तव में प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। पता है आपको, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होता है, और वो कहाँ होता है, पेरिसेल सेल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स में भी होता है पर इतना ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपके मेसोफिल सेल्स आती है, जो किसकी बनी होती हैं, जो आपके पेरेन्काइमा की बनी होती है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू की मेसोफिल लेयर बनी होती है। जो लेयर है यहाँ पर ये भरण तक का काम कर रही है, मतलब भरने का काम, खाली जगह को भरने का काम। इसके साथ साथ इसमें वस्कुलर बंडल भी होते हैं, जिसमें फ्लोएम और जाइलम भी होते हैं, जो पौधे में भोजन और पानी की सप्लाई का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी लोअर एपिडर्मिस आ जाती है नीचे, और नीचे वाली जो सतह होती है लोअर एपिडर्मिस, इसमें स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है। स्टोमेटा क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप किताब में देख लें एक बार। This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi। तो ये जो वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, इसका कार्य क्या है? ये पहला कार्य तो ये है कि ये नीचे से सेल के अंदर से वाटर लॉस होने से बचाती है। पानी की बहुत आवश्यकता होती है प्लांट्स को। ठीक है, अगर सारा पानी भाप बनकर इवोपरेट हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, तो प्लांट सूख जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये वैक्स की परत क्या करती है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती है, पानी को वाष्पीकरण होने से रोकती। तो ये लेयर क्या करती है, अंदर की जो सेल्स होती हैं लीफ की, उनसे वाटर लॉस से उनको प्रिवेंट करती है, पानी की कमी होने से उसको बचाती है, पानी को वाष्प में बदलकर उड़ने से रोकती है, ट्रांसपिरेशन से बचाती है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है इसका, मैकेनिकल इंजरी। प्लांट को ये मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, जैसे कि हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो प्लांट की लीव्स उड़ती हैं, इधर उधर फड़फड़ाती हैं, तो उससे भी ये फटने और टूटने से, इंजरी होने से, चोट लगने से लीव्स को बचाती है। ठीक है, देन दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी। इसके अलावा जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके इन्वेजन को भी ये बचाती है, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वैक्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, फंगस जैसे यहाँ पर आएगी तो वह पहले डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, पहले क्यूटिकल के कांटेक्ट में आएगी, और क्यूटिकल जो है ये लगातार क्या होता है, रिप्लेस होता रहता है, मतलब इसकी जगह नया क्यूटिकल की लेयर आके बन जाती है। तो जो भी गंदगी यहाँ पर जमा होती है वह किसके ऊपर रहती है, क्यूटिकल के ऊपर ही रहती है, फिर क्यूटिकल रिप्लेस हो जाता है, नई क्यूटिकल बन जाती है। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे डायरेक्टली लीव की एपिडर्मिस को या जो अंदर वाली सेल्स होती है उनको डैमेज नहीं कर पाते हैं, उनमें इन्वेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces। तो ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है इसका रोल क्या है, प्रोटेक्टिव रोल है ना, ये अंदर वाली सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से ये क्या करती है, एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं और एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है। जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमने स्लाइड बना के यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, इसमें एक कंटिन्यूअस लेयर के रूप में सारी सेलें जमी होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता बीच में। जैसे यहाँ पे ये मेसोफिल की सेल है ना, तो इनमें क्या है, जगह जगह पर इंटरसेलुलर स्पेस है, बीच में रिक्त अवकाश है। लेकिन इन सेल्स में, एपिडर्मिस की सेल्स में, ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मिस सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, और ये सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैट, चपटी सेल्स होती हैं। ठीक है, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। उनके जो आउटर वॉल होती है वह ज़्यादा मोटी होती है। आउटर वॉल मतलब बाहर की तरफ वाली वॉल अंदर वाली वॉल से ज़्यादा मोटी होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पॉर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। साथ ही हमें लीव्स के अंदर क्या दिखाई देते हैं, कुछ
पोर्स दिखाई दे, छिद्र दिखाई देते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, these pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney shaped cells called guard cell. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा तो सिंपली एक छिद्र का नाम है। यहाँ पे आपको जो जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टोमेटा कहेंगे। ये कोई एक फिजिकल चीज नहीं है, वास्तव में ये क्या है? एक खाली जगह का नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आसपास ये जो दो सेल्स दिखाई दे रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? स्टोमेटा को गार्ड करती है। गार्ड होता है ना, अपने जैसे एटीएम में गार्ड लगा देते हैं, उस तरह से ये गार्ड सेल क्या करती है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती है, स्टोमेटा का निर्माण करती है। तो आप ध्यान रखें कि स्टोमेटा वास्तव में क्या है? स्टोमेटा जो होता है वास्तव में पोर होता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक छिद्र का नाम है स्टोमेटा, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, ठीक है। स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा किसके द्वारा बन रहा है? गार्ड सेल्स के द्वारा बन रहा है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फियर। स्टोमेटा क्यों जरूरी है? स्टोमेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट को गैसों का एक्सचेंज करना पड़ता है। हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं, उन्हें CO2 की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। भाई उनको फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज़रूरत पड़ती है और रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों प्रकार की गैसों को उनकी ज़रूरत पड़ती है और दोनों का आदान प्रदान वे करते हैं। प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है। तो कुछ ऑक्सीजन का तो वे यूज खुद ही कर लेते हैं, कुछ को बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है, तो उनको बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन अंदर लेने का काम कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 दोनों अंदर लेना और बाहर छोड़ना का कार्य कौन करेगा? स्टोमेटा ही करेगा। Transpiration, loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. तो आपको स्टोमेटा का यदि फंक्शन पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो ये जो स्टोमेटा है ये बेसिकली क्या पोर है जो कि गार्ड सेल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। इसका फंक्शन पूछा जाए तो पहला फंक्शन तो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है, धूप की गर्मी के कारण वह वाष्प में बदलकर, वेपर में बदलकर उड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और जब ये प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है ना, तो हम उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाष्प में बदलना, पानी के वाष्प में बदलने को तो हम वेपोराइजेशन कहते हैं जनरल, लेकिन जब ये प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है तो हम इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन, तो ये कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है। इसका क्या रोल है? ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है? पौधे के अंदर पानी के मूवमेंट के लिए ट्रांसपीरेशन बहुत आवश्यक होता है। यदि पौधे में ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं मिट्टी में जो प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वह भी ऊपरी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसको हम 10th में और डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें कि स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है? पहली चीज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज और दूसरी चीज़ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में ये हेल्प करता है। थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक येलो बॉक्स दिया गया है इधर, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी गैस होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। तो हमें पता है 6th क्लास से हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए आपको CO2 की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। और ये जब हम बात कर रहे थे ट्रांसपीरेशन का क्या रोल है, तो ट्रांसपीरेशन का रोल क्या है। ट्रांसपीरेशन जो हमारे वाटर होता है उसके मूवमेंट में कार्य करता है। ट्रांसपीरेशन का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। और अगर हम यहाँ यूँ लिखें अपवर्ड मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ये अपवर्ड। आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर। जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी वे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को वे क्या करती हैं, ऊपर की ओर पहुंचाती हैं। ठीक है, पौधे की पत्तियों की तरफ, स्टेम की तरफ जहाँ जरूरत होती है। तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। ये हम पहले से पढ़ रहे हैं शुरू से कि जाइलम किसका कंडक्शन करवाता है, ये आपके वाटर और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल्स होते हैं, मिट्टी में से आकर ये वाटर में मिल जाते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं और जाइलम के द्वारा पौधे के उच्च भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन का रोल आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जूस पीते हैं और एक स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, एक नली होती है उसको आप जूस खींचते हैं, है ना। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रॉ के द्वारा पी जाती है। तो वो स्ट्रॉ क्या करती है, आप उसको मुंह से लगाते हैं और मुंह में आप क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, सक्शन करते हैं। सक्शन मतलब चूषण। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये लीफ की सरफेस से, देखो ये आपकी स्ट्रॉ है। अभी हम इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा, इधर बोर्ड भर गया है। आपके जो स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ में क्या हुआ, आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया, ठीक है, किधर की तरफ लगाया, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, तब जाके क्या हुआ कि ये नीचे का जो मटेरियल है, कोल्ड ड्रिंक है या जो भी चीज़ है, वह ऊपर की तरफ बढ़ी, ऊपर की तरफ आगे बढ़ी और बीच में एक कंटिन्यूअस कॉलम बना। सोचो यदि यहाँ पर एक छेद होता बीच में स्ट्रॉ में, तो क्या आप जूस खींच पाते हैं, नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए, बीच में कंटिन्यूअस कॉलम होना चाहिए वाटर के या जो भी मटेरियल है उसके मूवमेंट के लिए। तो इसी तरह से आपके जो वाटर का यहाँ पर लॉस होता रहता है। पत्ती की सतह, आप इसको मान सकते हैं ये क्या है, आपकी पत्ती, पत्ती की सतह, और नीचे ये क्या है, जाइलम है। तो पत्ती की सतह से जब वाटर लॉस होता रहता है हमेशा सूर्य की गर्मी पाकर, तो वह नीचे की तरफ क्या करता है, एक सक्शन प्रेशर डालता है और पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। जो फोर्स यहाँ पर लगता है इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, चूषक दाब यहाँ पर एक लगता है, सक्शन प्रेशर ट्रांसपीरेशन पुल के कारण ये ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसपीरेशन का रोल हमें पता चल गया है कि ये क्या करता है, प्लांट के अंदर जाइलम में वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है प्लांट के अंदर हार्ट तो नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है और वो ब्लड का पंपिंग करता रहता है हमेशा, इस तरह का तो कोई ऑर्गन प्लांट्स के अंदर नहीं होता है और न ही कोई मोटर लगी होती है। आपको क्या करना है, नल में पानी आया और आपको ऊपर टंकियों में चढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, मोटर चला देंगे, पानी चढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी चढ़ता है। लेकिन प्लांट में तो ऐसी कोई मोटर लगी हुई नहीं है पानी की, तो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है डिक्सन एंड जोली द्वारा, वह है ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। इस तरह से ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। ओके, देन epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर भी पाए जाते हैं और उनका मेन कार्य क्या होता है, वाटर को अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
उनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। मतलब जो रूट्स होती हैं, जैसे ये जाइलम है, पेड़ का तना है, नीचे रूट्स निकली हुई हैं, तो ये मेन रूट के आसपास क्या निकली होती हैं, छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक क्या निकली होती हैं, जड़ें निकली होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। बारनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। आपने कभी किसी पौधे की जड़ को अच्छे से निरीक्षण किया है, ऑब्जर्व किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये रूट हेयर बहुत माइन्यूट होते हैं, और कुछ तो इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। एक सेल मोटे रूट हेयर भी होते हैं। तो ये एक्चुअली ये रूट हेयर ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। ओके, नेक्स्ट यहाँ से देखा आप, इन सम प्लांट्स से देखें, लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी, है ना। देखो क्यूटिन, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है, क्यूटिन या क्यूटिकल जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है, इनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, मोम जैसे गाढ़े पदार्थ की जो एक ऑयल होता है, फैट होता है, उसकी परत पाई जाती है। ऑन इट्स आउटर सरफेस कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस, है ना। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल जो होती है ना, ये इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है क्यूटिन की, जो इसको मोटा बना देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपीरेशन कम होना चाहिए। भाई मिट्टी में पहले पानी कम है ना, रेगिस्तान है, वहाँ पर जड़ यदि है भी सही, लेकिन मिट्टी में तो पानी कम है, पानी की कमी है। यदि पानी वहाँ ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, है ना, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तभी ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन पानी तो नीचे है ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन भी क्या होता है, कम होता है। और कम ट्रांसपीरेशन करने के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, थिक वैक्सी क्यूटिन और क्यूटिकल। क्यूटिकल वहाँ पर बहुत मोटी होती है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन कम होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है। तो ये एक एडाप्टेशन है उसका। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें आप, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। तो आपके कोई भी ब्रांच होती है, एक बड़ा पेड़ है, उसके कई सारी ब्रांचेस हैं, तो एक यंग नई ब्रांच निकल रही है, उसकी जो आउटर सरफेस है, उसकी जो स्किन है, क्या वह जो पेड़ का नीचे का तना होता है, क्या उसके जैसा होता है? नहीं। शुरू में जब वह छोटा पौधा रहा होगा पेड़, तब उसकी सेम रही होगी, जो नई डाली अभी आ रही है उसी के सेम रही होगी। लेकिन अभी तो क्या होता है, उस पर छाल आ जाती है, बार्क बन जाता है। वो पेड़ का जो ट्रंक होता है, उसका जो तना होता है, वह छाल में या बार्क में कन्वर्ट हो जाता है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोडक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। जैसे प्लांट बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मिस वाली, ये क्या होती हैं, वो चेंजेस इनमें आते हैं। A strip of secondary मेरिस्टेम replace the epidermis of the stem। जैसे जैसे यहाँ पर मोटाई बढ़ती जाती है तने की, भाई आपको पता है कि स्टेम में भी एपिडर्मिस सेल होती है। जैसे जैसे उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, अंदर से सेल्स और डिवाइड होती जाएंगी, तो ये जो बाहरी एपिडर्मिस की सेल होती हैं, ये क्या होती है, और पतली होती जाती हैं और डेड होती जाती हैं, और कई सारी लेयर्स इनकी वहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस की सेल होती हैं, इनको कौन रिप्लेस कर देता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनके नीचे जो दूसरी सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट होती हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगी, इनके नीचे आ जाएगी, इनकी जगह ले लेगी, वे एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पुरानी एपिडर्मल लेयर होती है वह ऊपर चली जाएगी और डेड हो जाएगी। Cells on the outside are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork or the bark of the tree। तो इस तरह से एक के ऊपर एक कई सारी लेयर्स जमती जाती हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है? कॉर्क या बार्क बन जाता है, पेड़ की छाल बन जाती है। Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces। तो आप जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है प्रोटेक्टिव टिश्यू,
इधर ऊपर की तरफ आप देखें फिगर 6.6 में, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है यानी कि बार्क है। इसकी लेयर बहुत कॉम्पैक्ट होती है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपक कर ये रहती हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे आल्सो हैव केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। ये जो सेल्स होंगी इनके ऊपर क्या होगा, एक पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं सुबेरिन। क्या कहते हैं? सुबेरिन। जैसे हमने पढ़ा था लिग्निन, हमारी जो कोलेन कायमा की सेल थी, स्लेरेन कायमा की सेल थी, उन पर वॉल्स पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, वे डेड हो जाती हैं, है ना, और कठोर हो जाती हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। उसी तरह से जैसे हमारा ये एक नया तना है, छोटा पेड़ है ना, उसकी एपिडर्मल सेल है, ये क्या है? एपिडर्मल सेल। अब ये सेल क्या होंगी, अंदर वाली सेल वृद्धि करेंगी, डिवाइड होगी, उसके अंदर वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वे डिवाइड होती हैं। एपिकल मेरिस्टेम या इंटरकेलरी लेटरल मेरिस्टेम वाली सेल क्या होंगी? डिवाइड होंगी, और फिर वे सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदलेंगी, और सेकेंडरी मेरिस्टेम वाली जो सेल्स होंगी वे इनकी जगह ले लेंगी और ये आ जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, और ये सेल बाद में क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, जिसे हम बार्क कहते हैं। बार्क यानी क्या होता है? छाल, पेड़ की छाल या कोर्क। तो इस तरह से कोर्क का निर्माण होता है, ठीक है। और जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं इन्हीं के कारण इसका निर्माण होता है और पेड़ मोटाई में बढ़ता चला जाता है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। आज वह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट करते रहें आप। ओके, थैंक यू।